नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज शुरू करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का, जो हमारी सेकंड शिफ्ट हुई थी 24 अगस्त को 2021 में। ठीक है, उसके सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को आज कम्प्लीटली सोल्व करते हैं, जिसमें हम स्किप करेंगे जो हमारे कंप्रीहेंशन का पार्ट है, या फिर अपठित गद्यांश या पैसेज कह सकते हैं, उसको हम स्किप करेंगे, और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को स्किप कर देंगे क्योंकि वो हर बार चेंज होते रहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ऑर्डर डिड द फॉलोइंग कम टू इंडिया। ठीक है, निम्नलिखित में से मतलब इनमें से किस क्रम में भारत आए। देखते हैं कौन कौन किस क्रम में भारत में आया। थॉमस रो, सबको पता है थॉमस रो क्या है। ये 1616 से 1619 में इंडिया आए थे। और किसने भेजा था इंग्लैंड से? किंग जेम्स ने। ठीक है, किसके कोर्ट में? किसके कोर्ट में भेजा था? जहांगीर के, जो मुगल एम्परर था जहांगीर, उसके कोर्ट में भेजा था। ठीक है, अब देखते हैं फाइयान को। ये हमारा फाइयान जो था, ये 599 एडी में आया भारत में। ठीक है, कौन था ये चाइनीज बुद्धिस्ट था। चाइना में भी बुद्धिज्म जो धर्म है वो है, तो चाइनीज बुद्धिस्ट था ये। और चाइनीज बुद्धिस्ट तो था ये, कैसे मतलब किसके अंडर आया, किसके कंटेम्प्रेरी था ये चंद्रगुप्त सेकंड के। चंद्रगुप्त सेकंड, इनको चंद्रगुप्त सेकंड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे शासक रहे हैं, जिनको विक्रमादित्य भी बोलते हैं। ठीक है, ये उस टाइम आए। अब आखिरी में ह्यूनसांग को देखते हैं। ह्यूनसांग क्या था? ये भी वैसे तो चाइनीज ही था ये। 1627 से 1643 तक ये यहाँ पे रहा। ठीक है, एडी में। और जैसे एच से पता लगता है, इसकी ट्रिक क्या है, ये हर्षवर्धन के काल में रहा, उसका कंटेम्प्रेरी था ये हर्षवर्धन का। कहाँ का? ये लुम्बिनी, बोध गया, यहाँ इंडिया में रहा, और सिल्क रूट के थ्रू आया। सिल्क रूट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके हिसाब से आया तो सब। अब हमें लगाना है किस, कौन पहले आया। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आया होगा, बताइए आप। सबसे पहले कौन आया? हमारा फाइयान आया, यानी सेकंड सबसे पहले आया। तो सेकंड सिर्फ इनमें है। फिर कौन आया? फिर ह्यूनसांग आया। ठीक है, तो सेकंड थर्ड फर्स्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। प्लासी का युद्ध था, और प्लासी का युद्ध जो था वो 1757 में हुआ। अंग्रेजों के साथ किसका युद्ध था? जो सिराजुद्दौला था। ठीक है, बंगाल का, इसको मतलब बंगाल का अधिपति बना रखा था अंग्रेजों ने ही, फिर उसने वो रेबल कर दिया उनके साथ। तो इसके कौन था? इंग्लैंड मतलब जो हमारे अंग्रेज थे, उनमें कौन था? रॉबर्ट क्लाइव थे। रॉबर्ट क्लाइव, जिनके साथ इसका युद्ध हुआ था, और उसे हरा के 1757 में बैटल ऑफ प्लासी उन्होंने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? देखो, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हमने कई बार पढ़ा था, मतलब पढ़ा था। डलहाउजी था इसका जो प्रोटोगोनिस्ट था। और जो ये गवर्नर जनरल था ईस्ट इंडिया कंपनी का 1848 से 1856 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसने और भी काम किए हैं, सती प्रथा वगैरह को ख़त्म किया है। वो हम जो हिस्ट्री पढ़ेंगे तब देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं इतने। भारत भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिशियन थे धन्वंतरी। और अ नोटेड फिजिशियन हु अडोन द कोर्ट, जिसने, कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त सेकंड का कोर्ट में थे। उसके, मैं कहता हूं, देखो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उज्जैनी के थे, उज्जैनी। और इम्पोर्टेंट बात यह है
कि ये इनके 9 रत्नाज में से एक थे। इंपॉर्टेंट 9 रत्नाज में से, जो इनके 9 रत्न थे उसमें से एक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। मौर्य कालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैग्नेस्थीस था। ठीक है, जो किसके अंडर आए थे बताइए? ये विक्रमादित्य सेकंड, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, या चंद्रगुप्त सेकंड, सॉरी, विक्रमादित्य। और जिसमें सेल्यूकस वगैरह थे उनके काल में ही ये क्या है, मैग्नेस्थीस आए, जिन्होंने इंडिका लिखी भारत के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन कब विजिट हुई थी इंडिया में? सीजीएल का क्वेश्चन है। 1928 में साइमन कमीशन भारत में आई थी, जिसका बहुत विरोध हुआ। बट क्यों आई थी? क्योंकि 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसको रिव्यू करने आई थी। बट उसमें बात ये थी कि भाई इंडियंस ने लिए उन्होंने, इसलिए उस पर हंगामा हुआ, उसमें लाठीचार्ज वगैरह हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच सेशन द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास द हिस्टोरिक पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन? मतलब किस अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? वो हुआ था लाहौर के मतलब सेशन में, और इम्पोर्टेंट सेशन है पूर्ण स्वराज 1929 में, 1929 में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या करना है हमको, मतलब मिलान करना है, मैच करना है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग करना है। इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ जिससे हम इजीली इसको मैच कर पाएँ। ठीक, देखते हैं। आप मुझे बताइए, क्या इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस तो है ही, बिल्कुल सिंपल बात है। गदर पार्टी लाला हरदयाल, ये भी सिंपल है। ठीक है, होम रूल लीग हमने पिछले पेपर में भी देखा था, एनी बेसंत, और बचा मित्र मेला, वो वीडी सावरकर। ठीक है, तो ये तो सिंपल ही हो गया। अब ए के साथ सेकंड होना चाहिए, ए के साथ सेकंड इसमें है अभी तो, और एक में ही है, और दो के साथ पहला, यही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग अपोज महात्मा गांधी एसोसिएशन विद द खिलाफत मूवमेंट? किसने क्या किया था, महात्मा गांधी के खिलाफत मूवमेंट से जुड़ने का विरोध किया था? एक ही विरोधी हो सकता है भारत में ऐसे काम का, वो था मोहम्मद अली जिन्ना। सिंपल सा याद रखें, यही खतरनाक आदमी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स वाज इन्वॉल्व इन द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस? इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन ऐसा था जो काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA। ठीक है, इसको याद रखें, काकोरी केस हम याद भी करेंगे और आगे पढ़ेंगे भी, बहुत इंपॉर्टेंट केस था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन सागर डैम, देखिए नागा अर्जुन, अर्जुन इसमें आ रहा है तो कृष्णा नदी, अर्जुन और कृष्णा साथ में याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इसकी ट्रिक है, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट फर्स्ट स्केल्ड, पहले कब चढ़ाई गई माउंट एवरेस्ट पे? 1953 में की गई थी, सबको पता है। और किसके द्वारा बताइए? एडमंड हिलेरी और शे, किसका? हाँ, तेंजिंग नॉर्वे, सॉरी, तेंजिंग नॉर्वे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइए, देखो अगर हम किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क याद होने चाहिए। देखो सबसे आसान है भरतपुर का, तो हमको इजीली पता है, केवलाडियो घना नेशनल पार्क, एसएससी में हमने खूब पढ़ा है। बट यहाँ भी आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो पर ये जो है ना, बेंसरोडगर, ये जो सेंचुरी है हमारी, ये चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में है। और जो हमारी दर्रा है ये कोटा में है। ठीक है, और घाट प्रभा तो कर्नाटक में है। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंट यही था, केवलाडियो वाना नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं।
सोर्स क्या है आयरन ओर का, जो भी मतलब कहीं में भिलाई पावर प्लांट में, स्टील पावर प्लांट में, भिलाई इस्पात संयंत्र में लौह अयस्क का स्रोत क्या है? स्रोत क्या है बताइए। देखो, दल्ली राजारा माइन जो है, ये एक माइन है, ये एक मतलब खादान जिसमें खुदाई कर रहे हैं लोग बाग, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स क्या है आयरन का, वो उसमें भिलाई में कौन है? दल्ली राजारा। ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। मैच करना है, मैच करना है, क्या करना है? रोंगली मैच बताना है कि कौन सा में गलत मैच करा गया है। देखो, जोजिला और बुर्जिल तो इम्पोर्टेंट है, ये जम्मू कश्मीर में आते ही आते हैं। उत्तर प्रदेश में तो कोई भी क्या नहीं है भाई, हमको पासिस देखने हैं ना, है ना, दर्रे देखने हैं। पर उत्तर प्रदेश में कोई दर्रा है ही नहीं, क्योंकि पहाड़ी चाहिए दर्रों को देखने के लिए। तो अच्छा, नाथुला और जेलेपला भी सिक्किम में, बिल्कुल ठीक बात है, इंपॉर्टेंट है एसएससी के हिसाब से या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। अच्छा, थांगला, नीति पास और लीपू लेक, ये हिमाचल में ना होके उत्तराखंड में है, यूके के हैं। तो हिमाचल तो उसने गलत ही रखा, तो दूसरा और तीसरा तो उसमें गलत ही हो गया, ये इसने पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल बी मोस्ट लाइकली टू बी इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ अ राइज इन, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? देखो, अगर निजी निवेश में हमें वृद्धि चाहिए, ठीक है, तो ब्याज दर, शेयर मार्केट की कीमत, व्यक्तिगत कर, ये सब कुछ मायने नहीं रखता। मायने रखता है नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, जो हमने पूंजी लगाई है नई, उसमें कितना हमें प्राप्त में रिटर्न मिलेगा, कितना एक्सपेक्टेड यील्ड कितनी होगी न्यू कैपिटल पे। ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी एजेंसी बताइए जो नेशनल इनकम भारत की एस्टीमेट करता है, आकलन लगाता है। सबसे इजी क्वेश्चन है, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ। ठीक है, ये करता है। आगे बढ़ते हैं। सर्विस सेक्टर के बारे में बताइए, इनमें से कौन सा सेक्टर है? टर्चरी सेक्टर है, टर्चेक। आप क्या कीजिए कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी तीनों सेक्टर को लिखिए, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो आप एग्जांपल्स के थ्रू लिखिए, उनको याद करिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट केसेस हैं ये सारे। ठीक है, ऐसे मैं हर एक केस को एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आप खुद से इनको लिखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये कौन थे? एक तो इन्होंने ऑपरेशन फ्लड चलाया था 1970 में। और एक बात और, ये जो अमूल कंपनी है ना, उसके को फाउंडर भी है अमूल के। ठीक है, और इन्होंने ही क्या किया था, श्वेत क्रांति भारत में लाने का, इनको ही मतलब इसका जनक कहा जाता है, श्वेत क्रांति का, व्हाइट रेवोल्यूशन का। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन है? जो आर्थिक सुधार हुए थे 91 में, उसमें प्रधानमंत्री कौन है? आपने स्कैम 1992 देखी होगी, जिसमें हर्षद मेहता वाला केस है, उसमें कौन, वहाँ पे कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। तब इकोनॉमिक रिफॉर्म की गए थे, उस टाइम कौन थे? हमारे प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट लिस्ट में कौन नहीं है? देखो, पुलिस तो है, स्टेट के अंदर आती है, लॉ और ऑर्डर भी पुलिस का काम है और स्टेट के पुलिस का काम है। प्रिजन जो जेल वगैरह होती है वे भी, बट जो सीआरपीसी है ना हमारी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसको कौन, देखिए स्टेट तो उसको चेंज कर ही सकता है, बट उसको सेंटर भी चेंज करता है। इसका मतलब ये कंकरेंट लिस्ट में आती है, तो स्टेट लिस्ट में नहीं आती। ठीक है, ये उसने पूछा था। भारत में संविधान में इनमें से सम्मिलित नहीं है राज्य सूची में। ठीक, राज्य सूची में ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? हमारे संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। देखो, अर्ध संघीय तो है,
क्यों अर्धसंघीय क्वासी फेडरल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे स्टेट भी इम्पोर्टेंट है और सेंटर भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड पावर भी है, स्टेट को भी कुछ पावर है और सेंटर को भी कुछ पावर है, शक्तियों का वितरण भी है। लिखित है, बिल्कुल है, और सुप्रीमेसी है, मतलब सबसे ऊपर कौन है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही है। बट कमिटेड नहीं है, कमिटेड जुडिशरी, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र इसमें नहीं। ठीक है, यही इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट एंश्योर्स इकोनॉमिक जस्टिस टू इंडियन सिटीजन? भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय कौन प्रदान करता है? देखो, इकोनॉमिक हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक होए या सोशल होए या पॉलिटिकल होए, ये तीनों ही न्याय या राइट अगर कोई जस्टिस प्रदान करता है वो है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत। ठीक है, यही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये तीनों ही चीज़ किसके द्वारा हमें जस्टिस दी जाती है? डीपीएसपी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें आर्टिकल कौन सा ऐसा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्टेट गवर्नमेंट को विलेज पंचायत के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? विलेज पंचायत, हमें पता, पिछले पेपर में भी हमने देखा था, आर्टिकल 40 है वो। आगे बढ़ते हैं। 3 टियर का पंचायती राज का आइडिया किसका था? सिंपल है, बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में ये आई। बलवंत राय इसके हेड थे। ठीक है, बलवंत राय मेहता, और इनने 3 टियर का प्रोग्राम दिया। कौन कौन से थे वो 3 टियर? फर्स्ट पे था विलेज पंचायत, ठीक है, विलेज पंचायत थी। सेकंड पे कौन था? पंचायत समिति थी, पंचायत समिति। और तीसरे पे क्या था? जिला परिषद, जिला परिषद थी थर्ड पे। और मेन बात ये थी, ये पहले वाली थी विलेज लेवल पे, दूसरी ब्लॉक लेवल पे, और तीसरी वाली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करंट फ्लोज इन अ सर्किट, बिजली का प्रवाह जो होता है सर्किट में कब होता है? देखो, जब स्विच क्लोज्ड होगा। ये घर वाला मत समझना इसको। स्विच क्या होता है? जैसे कोई भी सर्किट हमने लगाया, यहाँ पे बैटरी का सोर्स लगा दो, ठीक है, बैटरी का कोई भी सोर्स लगा दो, प्लस माइनस का। यहाँ पे ये स्विच है, ये अब ओपन है। ओपन है तो करंट फ्लो नहीं होगा, बट इसको जैसे ही मैं क्लोज करूँगा करंट फ्लो हो जाएगा। तो स्विच क्लोज होने चाहिए, बंद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एसआई यूनिट क्या है? एसआई इकाई क्या है? रेजिस्टेंस की। ओम है, सिंपल बहुत ही, क्या है? ओम। आगे बढ़ते हैं। लेमन का जो टेस्ट होता है खट्टा होता है, क्योंकि इसमें क्या है बताइए? सिट्रिक एसिड है। बहुत ज़्यादा इजी। आगे बढ़ते हैं। कर्कटजनक रसायन से क्या होता है? कार्सिनोजेनिक केमिकल। देखो, कर्क जो होता है उसको कैंसर बोलते हैं, तो इससे कैंसर ही होता है। आगे बढ़ते हैं। नेम द अपर लेयर ऑफ स्किन, स्किन की अपर लेयर को क्या बोलते हैं? ठीक है, एपिडर्मिस बोलते हैं। बहुत इजी है, अधिचर्म। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैथ्स के थोड़े क्वेश्चन आगे, मैथ्स के क्वेश्चन देखते हैं। इजी क्वेश्चन है अपना, ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रूट के अंदर 1+, ठीक है। देखो, अगर मैं इसका एलसीएम यहाँ लूँगा तो एक, और उसमें 27 जोड़ूंगा, 196 आ जाएगा। 169 उसका अंडर रूट लेंगे, 196 का तो कितना आ जाएगा? 14, और 169 का 13, और 1+x/13। इसको x को इधर लेऊंगा तो एक घट जाएगा, ठीक है, 13 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे 1/13 हो जाएगा। तो x/13 कंपेयर कर लेंगे, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 37.5 के कुल कितने 1/8 है? 37.5 होता है भैया 3/8, ठीक है। तो क्या कह रहा है? अब क्या कहा इसने? हाउ मेनी 1/8? एक 8 कितने हैं 37.5 में, ठीक है। बट ये तो ये इतने में परसेंटेज में अगर हमें वैल्यू चाहिए कि तो 100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 300,
ठीक है भाई, इसको क्या करेंगे, देखो 37.5 है क्या, 37.5 है क्या भाई, 300, हमें कैसे ना 300/8 है ये तो परसेंटेज में है इतना। अगर मैं इसका परसेंटेज वैल्यू रखूँ 37.5% है 3/8 का। ठीक है, तो 300 हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखो पॉइंटों से पॉइंट हटा सकते हैं क्योंकि एक के बाद ही लगा हुआ है। 361 किसका होता है, 19 का। 1024 किसका होता है बताइए, 32 का। 32 का स्क्वायर 1024, मैंने आपको स्क्वायर सारे बताए हैं। ठीक है, 19/32। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेज 4% एनुअली बट इट इज़ डिक्रीज बाय माइग्रेशन एनुअली बाय एक्सटेंट ऑफ ½ %। शहर की जनसंख्या जो है 4% की वार्षिक वृद्धि करती है, पर स्थानांतरण के कारण आधे परसेंट तक वो घट जाती है। यानी देखो, अगर मैं किसी एक साल की बात करूं, हुआ क्या, 4% का तो इंक्रीज हुआ, पर ½ % तक वो घट गया स्थानांतरण के कारण। तो 3.5% का ओवरऑल इंक्रीज हो रहा एक साल में, और 3 साल बाद वो पूछ रहा कि परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा। तो 3.5 का हम सक्सेसिव लगा लेंगे, जो सक्सेसिव लगेगा, क्योंकि जब भी चक्रवर्ती पे चीजें लगती हैं ना, एक साल पे जब चेन में चीजें चलती हैं कि एक साल भी 3.5, अगले साल भी 3.5, अगले साल भी, तो सिंपल इंटरेस्ट तो कुछ है नहीं है। जैसे ये इसको बोलते हैं सक्सेसिव केस। तो सक्सेसिव में क्या होगा, इसका फॉर्मूला देखते हैं। देखिए 3.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5 यानी 3.5 इंटू 3.5 अपॉन 100, ये तो हो गया 7। और ये इसका 3.5 का स्क्वायर, मतलब 35 का स्क्वायर मैंने बताया 12×25, मैंने सिखा रखा है आपको 12×25, और यानी 12.25 और अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा 7.1225। अब मेन चीज क्या है कि ये आ गया, इसके साथ 2 साल का हो गया, तो इसके साथ हमें क्या लेना पड़ेगा, 3.5 का सक्सेसिव तीसरे साल के लिए। ये तो 2 साल का हो गया, तीसरे साल का लेना पड़ेगा 10.6225 प्लस 7.1225 की मल्टीप्लाई 3.5 में अपॉन 100। तो मैं एक बात बताओ, 7.6 तो यही हो गया, ये भी कुछ पॉइंटों में ऐड होके आएगा, तो ना तो ये है ना ये है, और 10.5 से तो बड़ा ही हो गया ही, तो 10.8 इसका आंसर होगा। तो हम अप्रोक्सीमेशन से इसको कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 रिजल्ट का एवरेज 68 है। 13 का एवरेज क्या है, औसत क्या है, 68 है। 13 कोई भी परिणाम है, पहले 7 का 63 है, और लास्ट 7 का 70 है। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, क्या पूछ रहा है, 7वां रिजल्ट पूछ रहा है। मुझे एक बात बताइए, ये ओवरऑल सारे नंबर हैं, इसका औसत ये है, ये शुरू के 7 का कितना कम है, इससे 5 कम है। ठीक है, कितनों पे, 7 7 नंबरों पे। ये देखते हैं, ये 2 ज़्यादा है कितने पे, 7 पे। हुआ क्या भाई, तुमने नंबर तो 14 ले लिया, इसका मतलब एक, ये 7वां नंबर 2 बार आया भाई, इधर से भी 7वां आ गया, इधर से। उस 7वें नंबर का 2 बार आने का कारण क्या है कि -35 तो ये हो गया, और 14 ये हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया, 21। अब माइनस का 21 की दिक्कत आ रही। ठीक है, माइनस के 21 की दिक्कत आ रही एवरेज में, वो जो जोड़ है हमारा सम है। ठीक, तो 7वां नंबर पूछ रहा तुमसे, इसका मतलब ये है कि वो 7वां नंबर अगर 2 बार आ रहा है तो वो 21 कम कर रहा है। उसका रिपीटेशन अगर हम कर रहे हैं तो औसत में 21 का घटाव ला रहा है। तो अगर वो 21 का घटाव लाएगा तो 68 में से 21 गए, कितना आएगा, 47। औसत तो असलियत में कितना था, ये था, तो 47। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हिंदी के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से तीक्ष्ण, तीक्ष्ण होता है इंटेलिजेंट, बहुत ही तकड़ा, मतलब हाई लेवल, ठीक है, उसका विलोम पूछ रहा है। देखो तीव्र तो उसके जैसा ही हो गया, त्यागी नहीं है। तृष्णा तो डिजायर टाइप हो गई। कुंठित हो गया मंदबुद्धि, कुंठित, ठीक है। गजवर्धन क्या है? गजवर्धन किसका मतलब पर्यायवाची है? गजवर्धन बोलते हैं हम गणेश जी को, ठीक। गणेश जी को है तो उसमें विष्णु, मेघनाथ, गणपति, गर्जनी, ठीक है। कांटों से भरा हुआ क्या है भाई? कंकटकीर्ण। सिंपल है बिल्कुल, ये तो इजी आपने पढ़ाई होगा। दूध का दूध, पानी का पानी क्या है? उचित निर्णय करना, सिंपल, देखते ही। शुद्ध वर्तनी बताइए। बही पे तो छोटी की आएगी, बाहिनी होगा, और ये रहा बहिष्कार, ठीक है, सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सिनोनियम पूछ रहा है किसका? प्राइड का। प्राइड होता है अपने पे गर्व करना। हेट तो है नहीं, काउडाइज तो आदमी अगर मान लिया बहुत ही डरपोक टाइप हो गया। ह्यूमर तो नहीं है। डिग्निटी, हाँ, अपनी अपना मतलब मेरी डिग्निटी इतनी है कि मेरा प्राइड इतना है। एंटोनियम पूछ रहा है, विलोम पूछ रहा है कीन का। कीन, कीन होता है मतलब इच्छुक, ठीक है, इच्छुक होता है कीन। तो डल तो है नहीं। अच्छा एंटोनियम पूछ रहा, सॉरी, एंटो मैंने सिनोनियम पूछ देख लिया। तो ईगर तो क्या है? इसका सिनोनियम ही है। अलर्ट नहीं है, हम्बल, डल होगा। कीन मतलब कीन होगा कि कुछ इच्छुक है किसी चीज का, और डल होगा बिल्कुल भी कुछ नहीं है भाई, नीरस है चीजें, कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुत्ता से क्या होता है? रेबीज। मच्छर से क्या होता है भैया? मच्छर से प्लेग तो नहीं होता, मलेरिया होता है, ये ठीक है, सिंपल है। जो मेल नहीं खाता, ऐसे वर्ड चुनिए जो मेल नहीं खाता, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें नन, नाइट, मोंक, प्रीस्ट। देखो नन तो, जो नन देखिए आपने, जो चर्च में होती हैं वो मोंक भी पूजा पाठ रिलेटेड है। प्रीस्ट भी भाषण, पादरी, भाषण देने वाला या पादरी बोल सकते हैं, जो प्रीचेस देता है। बट नाइट जो है वो शूरवीर कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं क्षत्रिय टाइप, तो वो इसमें अलग है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर को उसने क्या लिखा है? ये लिखा है। अब मुझे एक ही फ्लो में ऐसा दिख गया कि कुछ कुछ सारे शब्द ऐसे ही हैं जैसे यहाँ पे, देख लो चाहे आप, है ना। अब मैं देखूंगा तो प्रोसीजर क्या हो सकता है? COMP को इसने उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे, RONE को यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, और इन दोनों बीच वाले को बदल दिया। तो AVDA, AVDA, AVDA दो में आ रखा है, और बाद में क्या आएगा? बाद में आएगा SEGA, SEGA इसमें आ रहा है, बी में। आगे बढ़ते हैं। अ मैन सेड टू अ लेडी, योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट, हाउ इज लेडी रिलेटेड टू मैन? आदमी ने किससे कहा? आदमी ने एक महिला से कहा, ठीक है, तुम्हारी माँ, यानी ये जो महिला है इसकी जो माँ है, ये भी नेगेटिव होगी, ये भी, के पति यानी इसका हस्बैंड होगा, प्लस की बहन यानी इसकी बहन होगी, नेगेटिव। मेरी बुआ है यानी मेरी बुआ। अब एक बात बताइए, बुआ कैसे हो सकती है जब इनका बेटा भी वो लड़का ही हो, लड़का हो, तो इसकी बहन हो जाएगी ये महिला। तो वह उस वो वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है बताइए? इसकी बहन ही होगी, सिंपल, सिस्टर। आगे बढ़ते हैं, चलिए। 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है। 18 फेब 2005 को फ्राइडे है, ठीक है। तो 18 फेब को 2007 में पूछ रहा। मुझे एक बात बताइए, 2004 लीप ईयर, 2005 लीप ईयर नहीं है, 4 था लीप ईयर, ठीक है। तो अगर मैं ने देखो, साल, जो भी कोई साल होगा वो उसी दिन से शुरू होगा, उसी दिन पे वो ख़त्म भी होगा। तो अगर मैं उन 18 फरवरी 2006 की बात करूं, तो 2005 तो इसी मतलब इसी पे ही ख़त्म होना चाहिए। तो 18 फरवरी को नेक्स्ट डे होना चाहिए,
ठीक है 17 भाई 18 फरवरी का साल कब खत्म होगा? 17 फरवरी पे साल खत्म हो जाएगा। 18 फरवरी नेक्स्ट साल का 18 फरवरी है, तो फ्राइडे पे एक जुड़ जाएगा और 2007 में भी एक जुड़ जाएगा, फ्राइडे सैटरडे संडे। क्या आ जाएगा इसका? संडे इसका आंसर होगा। ठीक, इजी था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थंडर ड्रैगन किस कंट्री को कहा जाता है? बिल्कुल भूटान को, बहुत इजी है। ठीक है। और रियाद किसकी है? रियाद सऊदी अरेबिया की है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि में तो गोवा सबसे छोटा है। राज्यसभा में चुने गए कितने की होती है बताइए? बताइए भाई। 6 साल की। 6 साल की होती है किसकी अवधि? राज्यसभा के मेंबर की, लोकसभा की नहीं, राज्यसभा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कास्ट ने यूनाइटेड नेशन डे, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर? सिंपल, पढ़ रखा है, इजी है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ तो ये पूछ नहीं रहा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? होग में है। द हेग। द हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। सिंपल है, नीदरलैंड में। और कब इसकी का शुरुआत इसकी हुई थी? वो कब हुई थी? 1945 में इसकी मतलब स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। खजुराहो कहाँ है? वह तो मध्य प्रदेश में है ना। खजुराहो है कहाँ? मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश के भी कहाँ कहाँ पे है? छतरपुर में है। यहाँ पे वो स्कल्पचर्स हैं, वो मूर्ति हैं, वो जो एंशियंट जो हमारी मूर्तें हैं ना, वो किसी राजा महाराजाओं ने जो उसमें सेक्सुअल टच है थोड़ा, वो कहाँ पे है? खजुराहो में ही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नबकाल बारा जो है उत्सव, वो कहाँ किस राज्य में मनाया जाता है? देखो नबकाल बारा वैसे तो मनाया जाता है किसमें? पुरी में। और पुरी भी जगन्नाथपुरी, जो कहाँ पे स्थित है? ओडिशा में। तो उसको ध्यान रखेंगे, ये फेस्टिवल्स वगैरह आप याद कर लेना। ठीक है, और भी। अच्छा, कौन सा हरित गैस नहीं है? हरित गृह गैस यानी ग्रीन हाउस गैस। देखो ग्रीन हाउस गैस मीथेन तो है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, पर नाइट्रोजन नहीं है, पर नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, तो बट नाइट्रोजन नहीं है, एन2 नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अर्जुन अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? कि स्पोर्ट में दिया जाता है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस में, 3 साल अगर कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देखते हैं अपने इंपॉर्टेंट, जो हमारे बार ग्राफ रिलेटेड या फिर डाटा इंटरप्रिटेशन में हमारा कैसे भी क्वेश्चन उसमें आएंगे देखेंगे। ठीक है, ये तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पे क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। इसमें इस क्वेश्चन में 81 से लेके 85 तक क्या है कि सीमेंट का प्रोडक्शन दे रखा है मिलियनों में, मिलियन टन में। ठीक है, इतना प्रोडक्शन है। अच्छा, इसने क्या कहा? द प्रोडक्शन फेल डाउन टू द मैक्सिमम एक्सटेंट इन ईयर, उत्पादन अधिकतर स्तर पर किस वर्ष में घटा? देखो सबसे ज़्यादा कहाँ घटा? इसमें 12-13 दे रखा है, खुद मत देखने लगना, ऑप्शन देखना। 12-13, अब 12-13 में तीन तीन घटा लगभग, और 15-16 में, 15 और 16 में हाँ लगभग काफ़ी घट रखा है भाई। 16-17 में इतना नहीं घटा, 5 ही घटा। और 19 और 20, 19-20 में भी ज़्यादा नहीं घटा। तो कौन सा ऑप्शन है इसका? 15 और 16। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन वाज मैक्सिमम ड्यूरिंग द ईयर, प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन से ईयर में था पिछले वर्ष की तुलना में? अधिकतम वृद्धि किस साल में, किस किस प्रोडक्शन में हुई? 13-14। देखो 13-14 ये है, काफ़ी बड़ा हुआ है ना। 55 है ना, तो 35 बड़ा हुआ है। और 17-18, 17-18 में 5, 60 हो गया, 25 बड़ा, ये तो है नहीं मैक्सिमम। 14-15, 14-15 में 8 ही बड़ा, ये नहीं है। 18-19, 18-19 में 10 बड़ा, तो ये आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। द एवरेज प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर, पहले 3 में औसत निकालना। तो बीच वाले को औसत मान लो, 44 को औसत मान लो। ये 44 से 2 कम है, ठीक है, और ये 44 से 14 ज़्यादा है। तो ओवरऑल इतना जोड़ का फर्क आया, और कितने नंबरों पे? 3 पे। तो 12 का प्लस में फर्क आया, और 3 पे, यानी औसतन कितना फर्क आया?
भाई 4 3 चौके 12 4 का फर्क आया, तो औसत जो हमने मानी थी उसमें 4 ही जोड़ देंगे, 48 होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम प्रोडक्शन सीमेंट नोटेड इन द ईयर, सीमेंट का अधिकतम प्रोडक्शन कब हुआ? हमारे हिसाब से तो 98 में हुआ, 14 15 से रखा गया, देखो यही है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ड्यूरिंग, अच्छा ड्यूरिंग 2011-12 ओवर द प्रीवियस ईयर, 2011-12 की तुलना में उत्पादन वृद्धि बतानी है प्रतिशत में, पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में 11 और 12 देखना, देखना 11 12 कहाँ पे ये है, और इस वर्ष की तुलना में, यानी तुलना में 44 से करनी, और कितना बढ़ा? 14 बढ़ा। ठीक, ध्यान देना भैया, देखो काट ही लो, 7 और 22 हो गया। ठीक है, अगर मैं इसका देखना यार, इसको मैं तुम्हें और कैसे, कितनी जल्दी कैसे बताऊं, देखो जरा देखना, अभी देखो 1/11 होता क्या है? 1/11 9.09%, और इसका आधा ही तो है ये 1/22, इसका आधा कर लो, कितना हो जाएगा? 2 चौक 8, 4 पॉइंट ये हो जाएगा, इसकी साथ में मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो 7 पंजे 35 का 3 का, 7 चौक 28 31, 3 7 पंजे 35, 3 38, 3 और 7 चौक 28 31, तो कितना आ गया? लगभग हमारा कितना आया? 31.815, तो 31.8 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा इसने? इसने पूछा परसेंटेज इंक्रीज इन इंपोर्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ये 86 से 90। द फॉलोइंग ग्राफ शोज दैट द इंपोर्ट बता रखा है, जो आयात 2013 से 19 के मध्य करोड़ों में दर्शाता हुआ चित्र है। वर्ष 2014 से 15 और 15 से 16 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि क्या है? देखो 14 से 15 और 15 से 16 में वृद्धि पूछ रहा, अगर रेशो ले लो वृद्धि में, तो 3 3 3 चौक 12, 3 से 4 हो रहा चीज, 3 से अगर 4 हो रही, 1 की वृद्धि है 30 पे, 33.33, ये इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं भैया। सभी वर्षों के लिए वर्ष दर एक्स के आयात की वृद्धि कितने में? देखो एवरेज ऑफ द इंक्रीज इन इंपोर्ट ऑफ ईयर एक्स बाय ईयर फॉर ऑल द ईयर इज, देखो कितनी ट्विस्टेड लैंग्वेज है यार। सभी वर्षों के लिए वर्ष दर, वर्ष एक्स, वर्ष तो ये एक्स है कोई भी, के आयात की वृद्धि की औसत, देखो हर वर्ष की वृद्धि देखो भैया, देखिए 200, और यहाँ पे कितना? 300, हाँ यहाँ पे 0 है, इसे छोड़ो, फिर 100 है, और फिर 700 है, और ये 6 पे ना लेंगे क्योंकि यहाँ पे तो कोई इंक्रीज ही नहीं है, तो 5 ही जगह इंक्रीज है, तो उसका औसत पूछ रहा है। तो 500, 600 और 1300, 1300/5, तो 13 5 दूनी 10, 5 छंग 30, 260। आगे बढ़ते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहा है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स देयर वाज मोर इंपोर्ट ऑफ एक्स देन द एवरेज इंपोर्ट ऑफ एक्स, कितने सालों में एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था? देखो एक्स का औसत निकाल लो भैया, देखते हैं औसत निकाल लेते हैं। 700 900 1600, 1600 हो गया ये, और 1200 1200 2400 ये हो गया, और 3300 ये हो गया, 3 2 5 और 1 6, तो ये हो गया, और 6 4 10 और 3 13 ये हो गया, और 00 है ना। तो कितना हो गया? 7300 को 6 से, तो 12 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 12 6 72 हो गए ना, पॉइंट समथिंग। तो 1200 से बड़े बड़े देख लो, 2 ही हैं ऐसे, तो 2 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स ऑफ ईयर इन विच इम्पोर्ट एक्स इज लेस देन द एवरेज इम्पोर्ट इन विच एक्स इज मोर देन द, ठीक है,
देखो भाई ये भी ट्विस्ट कर रखा है बुरी तरीके से। एक्स की औसत आयात से अधिक, और क्या कहा, देखो औसत से जो अधिक है और औसत से जो कम है, ऐसे सालों में अंतर पूछ रहा। औसत 12 पॉइंट कुछ कुछ, अधिक तो कितने हैं 2, और जो कम है वो कितने हैं 4। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा, तो 2 ही आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द परसेंटेज इंक्रीज इन इम्पोर्ट ऑफ एक्स ड्यूरिंग 18 और 19, 18 और 19 ओवर इट्स एवरेज ऑफ ऑल ईयर्स, सारे ईयर का एवरेज। ठीक है, देखो 2000 था यहाँ तो समथिंग। देखो जरा एक बात देखना भाई, मुझे दूर दूर से लग रहे हैं काफ़ी ऑप्शन, ये दोनों थोड़े क्लोज है, देख लेता हूँ। 2000 हो गया, और वो था 7300 पहुँचे, 12×6 = 72, 12×6 = 72, एक बचा, 12×1 = 12, 12×6 = 72 हो गए ना, एक बचा यहाँ 4, मतलब एक बार चला 4, 0, 6×6 = 36 पॉइंट कुछ आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, इस पे मुझे ओवरऑल इंक्रीज दिखाना। ठीक है, मुझे एक बात बताओ आप, ध्यान से देखना। अगर मैं इसका आधा यानी 50% का इंक्रीज देखूं तो 608 हो जाएगा लगभग, 608। तो कितना हो जाएगा 608, अगर इसमें जोड़ूंगा 14 और 2 और ये 18, 2000 तो हो नहीं रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं है ना, ये 50% वाला तो आंसर है नहीं। अच्छा 121 का 6%, मतलब 60%, यानी गुणा 6 कर लो, 121.6 को 6×6 = 36, 3 6 9 और 6×2 = 12 और 6×1 = 7। ठीक है, लगभग इतना आ गया। इसमें जोड़ के देखता हूँ। ठीक है, 0.6 तो हो गया, 9×6 = 15 और 1, 2 और 1 3 1 4 और 7 2 9, यानी 60% से थोड़ा एक्स्ट्रा आएगा। अब वो कितना एक्स्ट्रा आएगा वो देख लेता हूँ कि 3%। अब ये तो आने का नहीं, 70 तो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब ध्यान देना आप कि हम देखेंगे 3% आएगा कि 0.3, मतलब 3% आएगा कि 4%। इसका 3% निकालो भैया, 12×3 = 36। तो 36 अगर मैं जोड़ूंगा तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें अगर 36 जोड़ूंगा तो ये लगभग लगभग 81 समथिंग बैठेगा। और 12×4 = 48 और 6×4 = 16×4 = 64, 48 से 54 बैठ जाएगा यहाँ पे, 54 समथिंग आ जाएगा। तो ये लगभग लगभग 2000 है। देखो, तो हमने इजीली पता कर दिया इतने क्लोज आंसर में भी इसका आंसर। ठीक है, आप देख लोगे इसको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्या दे रखे हैं ये, ABCD सप्ताह में विभिन्न वस्तुओं को बिक्री हो रखी है। चलिए देखते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ आइटम सोल्ड बाय ए के द्वारा आइटम सोल्ड करे गए, बेचे गए ट्यूसडे को, यानी 35, 35, और उनकी रेशियो पूछ रहा है किससे, जो सी के द्वारा बेचे गए कब को, सैटरडे को सी के द्वारा 45। तो 5×7 = 35, 5×9 = 45, कितना 7:9। आगे बढ़ते हैं। डी के द्वारा मंडे वाट परसेंट, क्या परसेंट होगा, ये 20 क्या परसेंट है, सी के द्वारा सैटरडे 45 का। 5 से डिवाइड कर लो, 5×4 = 5, 4/9 क्या होगा, 11.11 ऐसा होता है, तो 44.44। क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द आइटम सोल्ड बाय BCD ऑन मंडे ट्यूसडे सैटरडे। बी रेस्पेक्टिवली पूछ रहा है, बी के द्वारा तो मंडे यानी 45, सी के द्वारा ट्यूसडे यानी 48, और सैटरडे किसके द्वारा, डी के सैटरडे यानी 40। तो किसी को भी औसत मान लो, 45 को औसत मान लूँ, ये 3 ज़्यादा है, ये 5 कम है, ओवरऑल 2 कम है, कितना पे, 3 पे। तो
0.66 का डिक्रीज हो जाएगा, यानी 44.33। आगे बढ़ते हैं। क्या आकाश ने परसेंटेज इंक्रीज फॉर सेलिंग आइटम बी कंपेयर विद द सेलिंग ऑफ आइटम डी इन ऑल 4 वीक्स। सप्ताह के सभी दिनों में डी और बी की वस्तु में कितनी प्रतिशत वृद्धि आई। ठीक है, सप्ताह के 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी डी से तुलना करना। तो 60 तो ये हो गया, और 100 101 ये हो गया, और 127। ठीक है, अब हमें देखना बी का देखो। 95 तो ये हो गया, 5 इसमें दे दो, 100 हो गया, और ये 123 हो गया, और 163 हो गया। तो देखो कितना आया वृद्धि। ठीक है, 6 की वृद्धि तो 1 है, और 3 की 1 है, 127। 3 से कटेगा तो ना बिल्कुल, और कितना हो जाएगा, 3 से कटेंगे क्या, 3 से तो नहीं कटते, 3 से नहीं कट रहे हैं, कुछ और देखना पड़ेगा। 12 तिया 36। देखो 30, ध्यान देना, देखो मैं जो बताऊंगा आप मुझे देखो। अगर मैं 10% देखूं इसका तो 12.7 है। ठीक है, अगर मैं इसका 30% निकालूं, ठीक, 12 दूनी 24, अगर 20% भी निकालूं तो 20% से तो ज़्यादा ही आंसर आएगा। ठीक है, अब मुझे ये देखना है 28 है कि 29। तो देखूं, चलो देखते हैं। देखो 12 दूनी 20% निकाल लो, 7 दूनी 14, 1 आया, 12 दूनी 24, एक 25.4 आ गया। 20%, 25.4 आया, 20%। कितने की और ज़रूरत है हमें, हमें तो 36 लाना है ना, 36 लाना है, यानी 0.6 और 9.6 की ज़रूरत है। और देखो अगर मैं इसका 1% निकाल लूँ, सॉरी, अगर मैं इसका, आप ध्यान से देखना, इस 12.7 का 12 पॉइंट मतलब 127 का 1% निकालूँ, 1.27 है, हमें 9.6 चाहिए। अगर मैं 9 ही ले लूँगा तो ज़्यादा बैठ जाएगा, यानी 29 तो है नहीं, तो फिर कौन है, 28। 8 बार ही लेके चलना पड़ेगा जब भी 9.6 तक पहुँच पाऊँगा। तो ये भी मैंने इजीली पता कर लिया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ द आइटम सेलिंग ऑन मंडे टू एवरेज ऑफ द सेलिंग ऑन फ्राइडे। मंडे में कितना औसतन, उनका डिफरेंस पूछना औसत का। ठीक है, मंडे में इतने और सैटरडे में इतने, तो उनका डिफरेंस पूछना, तो तुम्हें भाग तो 4 से ही देना पड़ेगा। पहले तुम डिफरेंस ही देख लो भाई, कौन ज़्यादा है पहले ये पता कर लो। यहाँ मंडे मंडे, यहाँ वो ज़्यादा है, यहाँ तो सैटरडे ही ज़्यादा है, तो यहाँ तो सैटरडे 10 कम हो गया, यहाँ कितना कम हो गया, -5 हो गया, यहाँ 20 ज़्यादा हो गया, और यहाँ 20 ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो 40 में से 15 गए, 25 का एक्स्ट्रा आया 4 पे। ठीक है, ये डिफरेंस आया। तो बताइए कितना होगा ये, है ना भाई। किसकी 25 कैसे आ सकता है, 4 है ना, 25/4 क्या होगा, 6 चौक 24। सो आंसर क्या आ जाएगा, 6.25। अब 6.25 ये इसने गड़बड़ कर रखी होगी। ठीक है, ये आंसर, ये तो यहाँ कर रखी होगी, देख लेना आप, ये हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं की। व्हीट प्रोडक्शन स्टार्टिंग, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या दे रखा है, प्रोडक्शन दे रखा है, कितना हमने क्या किया, कि मतलब उत्पादन कितना किया हमने क्रॉप्स का 2010 से 2017 के बीच में। ठीक है, व्हीट प्रोडक्शन स्टार्टिंग शोइंग ए स्लम्प, स्लम्प बोलते हैं गिरावट, गिरावट को स्लम्प। देखो गिरावट कब हुई, वीट में गिरावट देखो, ये पहले साल नहीं हुई, दूसरे साल नहीं हुई, तीसरे साल भी बढ़ गया, चौथे साल घट गया, 13 और 14 में। तो यही आंसर है। नेक्स्ट देखो भैया क्या पूछा इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप शोज द कंटिन्यूस इंक्रीज इन द प्रोडक्शन 2013 से 17, 2013 से 17 के मध्य, 13 एडी और 17 एरा।
इनके मध्य कौन सी ऐसी क्रॉप है जो बढ़ती चली गई? मेज देखो, मक्का देखो, 40, 90, 110, 75 घटी है। तो बारले देखो, बारले 200, 216 बढ़ी, घट गई। पल्सेस देखो, पल्सेस है 310, 370, फिर घट गई। बाजरा देखो, बाजरा है, बढ़ रहा है भाई, बाजरा है इसका आंसर, सारों में बढ़ रहा है देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एवरेज यील्ड ऑफ पोटैटोज ड्यूरिंग द ईयर 2010 से 11 और 16 से 17? 2010 से 11 और 16 से 17 के अवधि के मध्य आलू की औसत उत्पादन कितना है? आलू बताना भैया, ये औसत बताओ, इसमें कितना है लगभग। देखो ध्यान दो, इसमें कुछ भी औसत मान लो तुम। मैंने 250 को औसत मान लिया, तो पहले वाला 40 कम, 30 कम, 28 कम और 5 कम, कितना ज़्यादा है? 250 से कितना ज़्यादा है? 315। 60, 65 ज़्यादा और 150 ज़्यादा और कितना? 250 से अगर 200 जोड़ लूँ, 200 में से 195 एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये तो 190 रह गया, 190 ज़्यादा रहा। ठीक, ये 70 हो गया माइनस का, ये माइनस का 5 ही रह गया और इसमें से 145 ही रह गया। ये और घटा लो, इसमें से कितना हो जाएगा? 12 और 120 में से 3 गया, 117 है ना। 117 हो गया और 190 हो गया, कितना हो गया? 7 और ये हो गया 10 और 307 का एक्स्ट्रा आया 250 में, और 2 2 4 2 6 7, 7 चौक 28, 2 7 चौक 28, लगभग 44 का एक्स्ट्रा आया भाई। ये लगभग लगभग मान लिया मैंने, लगभग। अच्छा, 44 का एक्स्ट्रा 250 में, 250 में, तो 94 के आसपास आना चाहिए भैया, 294। ठीक है, एक ही यही है इसके आसपास, उसे जस्ट कम आएगा। ड्यूरिंग 2016-17 विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप शो द डिक्रीज इन द प्रोडक्शन इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर? 2016-17 के मध्य किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई? परसेंटेज नहीं कह रहा, 16-17, 16-17 पकड़ो, सॉरी ये तो 15-16 है ना। 16-17 में इससे पिछले वर्ष, इन दोनों को देखो किस में गिरावट हुई। क्या पूछा उसने? बारले, बारले में गिरावट नहीं हुई, इंक्रीज हुआ। बारले तो है नहीं। बाजरा, बाजरा में इंक्रीज हुआ। राइस, राइस में घटाव है। राइस, पोटैटोज में देख लो इंक्रीज है, तो राइस इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ पोटैटोज इन 2015-16 इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम्स दैट इन 10 और 11, यानी पोटैटोज तो हमारे ये रहे, और 14 और 15 है ना, 15 और 16, सॉरी 15 और 16 में ये हो गया, और 10 और 11, 10 और 11, ठीक है 210। ठीक है, कितना टाइम्स है? अगर 210 का कितना टाइम्स करूं कि वो 400 आ जाए, ये वो पूछ रहा है। ठीक है, दुगना तो होने का नहीं, 420 आ जाएगा, दुगने से ज़्यादा भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि बड़े वाला देख लो, एक देख लो इनमें कोई भी, जैसे मैं 210 की या 221 की 19 में कर लूँ। ठीक है, तो 19 ही कम 19, 1 19 दूनी 38, 19 ही कम 19 का 9 का एक बच्चा, 19 दूनी 38, 1 39, तो लगभग लगभग बिल्कुल सही बात है। अप्रोक्सीमेटली पूछा है तो क्या ऑप्शन होगा इसका? 1.9। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ कि मैंने आपको जितनी भी कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज में कैलकुलेशन सिखा रखी है उसका यूज़ करके क्वेश्चन पेपर को आप इजीली सोल्व कर लोगे। ठीक है, और देखिए हमने कितनी आसानी से ये क्वेश्चन इजीली सोल्व कर लिए। हमने दोनों सेट पीईटी के 2021 के कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करता हूँ कि इसको अगर आप सोल्व करके जाओगे तो क्वेश्चन पेपर अच्छे से वहाँ पे बना लोगे, अच्छे से सोल्व कर लोगे।
और उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं आगे किसी और क्लासेस या सीरीज़ में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स।